Well, hello my dear students, how are you all? I hope that you're doing very great. Well, welcome back to Streamline with Ikman. I hope कि लास्ट के जो सेशंस हैं वो आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे. ठीक है, तो अभी हम पढ़ने वाले हैं. ठीक है, अभी हम पढ़ने वाले हैं कि कहते हैं स्टार्ट कर लेते हैं. तुम्हारा जो लेफ्ट ओवर टॉपिक्स हैं उन्हें स्टार्ट कर लेते हैं. ठीक है, तो एक मिनट रुक जाओ बच्चों. आज हमने पूरा ह्यूमन रिप्रोडक्शन कंप्लीट कर देना है. मैंने बोला था 3 दिन में डन कर देंगे, तो 3 दिन में आज डन हमने कर देना है. ठीक है, सो चलो फिर स्टार्ट कर लेते हैं. तो वेरी फर्स्ट टॉपिक जो आज हम कंप्लीट करने वाले हैं, 3 टॉपिक्स हैं हमारे, 3 नहीं 4 टॉपिक्स हैं. फर्टिलाइजेशन है, ठीक है, उसके बाद फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन हो गया, प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हो गया, उसके बाद पार्चुरेशन हो गया, लैक्टेशन हो गया. ये टॉपिक्स हम लोगों ने पढ़ने आज. पार्चुरेशन एंड इम्प्लांटेशन की बात, फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन, देखो हमने बात कर ली थी. तुम्हारे लास्ट टॉपिक क्या था? मेंस्ट्रुअल साइकिल था. उसके पहले क्या था तुम्हारा? गैमेटोजेनेसिस, oogenesis. ठीक है, तो बात कर लेते हैं तुम्हारा फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन. देखो जैसे ही इंसेमिनेशन होता है, यानी कि कॉइटस होता है, यानी कि जो फीमेल एंड मेल की बॉडी जब एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में आती है, ठीक है, जो स्पर्म होता है वो वेजाइना में जाता है, वो एंटर करता है ड्यूरिंग द कॉइटस. कॉइटस के टाइम पे वो जो है एंटर करता है. जो स्पर्म होता है वो यूट्रस के पास जाता है थ्रू द सर्विक्स. ठीक है, एंड उसके बाद जो है वो एम्प्यूलरी रीजन पे जाता है. ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुम्हारा स्पर्म एंड जो क्या कहते हैं ओवम है, इसका मीटिंग पॉइंट कौन सा है, कौन सा रीजन पे ये लोग मीट करते हैं दोनों जाने. ठीक है, ये होता है इनका एम्प्यूलरी रीजन. तुमने एम्प्यूलरी पार्ट पढ़ा था ना, जो फर्टिलाइजेशन एग्जैक्टली कहाँ टेक प्लेस करती है तुम्हारे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, जहाँ पे ये था एम्पुला था, एम्पुलरी रीजन था, इनफंडिबुलम था, इस्थमस था, फिम्ब्रिया, सब याद है कुछ? तो वही एम्पुलरी रीजन पे जो है तुम्हारा स्पर्म और ओवम की जो है फिजिकल मीटिंग होती है. ठीक है, उसके बाद क्या होता है, जैसे ही स्पर्म आएगा, अगर उसी टाइम पे साइमल्टेनियसली ओवम रिलीज हो गया, यानी कि 14 पीरियड पे, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14th डे पे जो है, जब तुम्हारा क्या कहते हैं ओवम रिलीज होने के हायर चांसेस होते हैं, तो उस टाइम पे अगर ओवम रिलीज हो गया, साइमल्टेनियसली स्पर्म मिल गया, तो क्या हो जाएगा? फ्यूजन हो जाएंगे. ठीक है, फ्यूजन हो जाएंगे. यहाँ पे ओवम के बाहर कौन सी लेयर होती है? ज़ोना पेलुसिडा की लेयर होती है. तुम लोग को ऑलरेडी बता रखा था ना. तो जो यहाँ पे स्पर्म का एक्रोसोम है, दैट विल हेल्प यू आउट टू कम इन कॉन्टैक्ट विद द ज़ोना पेलुसिडा लेयर ऑफ द ओवम, एंड यहाँ पे जो है तुम्हारा फर्टिलाइजेशन एग्जैक्टली होता है. ठीक है, तो ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन जो है वो ज़ोना पेलुसिडा लेयर की कांटेक्ट में आता है, जो कि ब्लॉक करता है एंट्री ऑफ एडिशनल स्पर्म. जो एडिशनल स्पर्म्स होते हैं उनकी एंट्री को ब्लॉक करता है. ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि जो स्पर्म होता है वो साइटोप्लाज्म ऑफ द ओवम के अंदर जाता है विद द हेल्प ऑफ द एक्रोसोम. ठीक है, उसके बाद क्या होगा कि स्पर्म ज़ोना पेलुसिडा को क्रॉस कर लेगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करेगा, एंड दिस विल इंड्यूस द कंप्लीशन ऑफ 2 मियोटिक डिवीजन ऑफ द सेकेंडरी oocyte. ठीक है, तो जो 2 मियोटिक डिवीजन होती है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है. सो सेकंड मियोटिक डिवीजन इज आल्सो अनइक्वल, ये भी अनइक्वल होती है, एंड इट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ सेकंड पोलर बॉडी. फर्स्ट टाइनी पोलर बॉडी बनी थी, यहाँ पर एक सेकंड टाइनी पोलर बॉडी बनती है. ठीक है, और एक हेप्लॉइड ओवम बनता है. हेप्लॉइड यानी कि एन. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे तुम्हारा इक्वेशनल डिवीजन नहीं हो रही है, रिडक्शन, मतलब यहाँ पे अभी तो तुम्हारा क्या होना है, मियोटिक हुआ है. मियोटिक से तुम्हारा क्या बनेगा? हेप्लॉइड बनेगा. ठीक है, तो हेप्लॉइड ओवम यानी कि ऊटेड बनेगा, और सून जो है हेप्लॉइड न्यूक्लियस ऑफ स्पर्म एंड दैट ऑफ ओवम विल फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म अ डिप्लॉइड जाइगोट. ठीक है, यानी कि 2m. ठीक है, उससे क्या बनेगा? तुम्हारा डिप्लॉइड जाइगोट बनेगा. समझ में आया? उसके बाद क्या होगा कि एट दिस मोमेंट सेक्स ऑफ द बेबी इज डिटरमाइंड, कि जो स्पर्म आया है वो एक्स क्रोमोसोम लेकर आया है कि वाई लेकर आया है. अगर एक्स लेकर आएगा, क्योंकि फीमेल्स के पास एक्स क्रोमोसोम होता है, एक्स प्लस एक्स विल फॉर्म अ फीमेल फीटिसाइड. बट अगर वाई क्रोमोसोम आया तो वो मेल फीटिसाइड यानी कि ब्लड का होगा. ठीक है, समझ में आ रही है? तो फिर उसके बाद क्या होती है कि मियोटिक डिवीजन स्टार्ट हो जाती है. जाइगोट जो है वो स्टार्ट मूविंग थ्रू द इस्थमस, एंड दिस फिनोमिना इज नोन एज क्लीवेज. ठीक है, इस फिनोमिनन को हम क्लीवेज बोलते हैं. एंड देन दिस स्टेज इट फॉर्म्स 2, 4, 8, 16 डॉटर सेल्स कॉल्ड द ब्लास्टोमियर्स. ठीक है, ये क्या बनाते हैं? डॉटर सेल्स बनाते हैं, ब्लास्टोमियर्स. और जो एम्ब्रियो होता है विद 8 to 16 ब्लास्टोमियर्स, हम इनको मोरेला बोलते हैं. क्या बोलते हैं? 8 to 16 वाले को मोरेला बोलते हैं. एंड जो मोरेला होता है वो कंटिन्यूज टू डिवाइड. ठीक है, मोरेला कंटिन्यूज टू डिवाइड, एंड ब्लास्टोसिस्ट आर अरेंज्ड इनटू
आउटर लेयर कॉल्ड द ट्रोफोब्लास्ट, क्योंकि जो तुम्हारे ब्लास्टोमियर्स हैं वो तो डिवाइड होने में लगे हैं, ठीक है, एंड जो ब्लास्टोसिस बन गया, बट अंदर जो ब्लास्टोमियर्स है वो अपने आप को जो है एक आउटर लेयर में फॉर्म कर लेते हैं, दैट इज नोन एज योर ट्रोफोब्लास्ट, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद ये होता है कि ब्लास्टोसिस्ट, उसके बाद एन इनर ग्रुप ऑफ सेल्स अटैच टू ट्रोफोब्लास्ट इज नोन एज इनर सेल मास। यही जो इनर सेल मास है यही बाद में जाके जो है तुम्हारे ऑर्गन्स वगैरह बनाने वाले हैं, ठीक है। जो ट्रोफोब्लास्ट की लेयर होती है वो एंडोमेट्रियम के साथ अटैच हो जाती है, ठीक है। जो ट्रोफोब्लास्ट है वो एंडोमेट्रियम के साथ अटैच होगा, उसके यूटरीन टिश्यूज के साथ अटैच होगा, यूटरीन सेल डिवाइड करेंगे रिपीटेडली और ब्लास्टोसिस्ट को जो है वो क्या कहते हैं कवर कर लेंगे, और जो इनर सेल मास है वही डिफरेंशिएट होता है एम्ब्रियो में, जैसे कि मैंने बताया। फिर जो ब्लास्टोसिस्ट है वो फाइनली एम्बेडेड हो जाएगा इन द एंडोमेट्रियम ऑफ द यूट्रस, एंड दिस इज कॉल्ड इम्प्लांटेशन एंड दिस विल लीड टू प्रेगनेंसी। फिर उसके बाद ये जो है प्रेगनेंसी को लीड कर देगा। देन कम्स प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। देखो इम्प्लांटेशन के बाद क्या होता है कि फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो है वो ट्रोफोब्लास्ट के ऊपर अपीयर हो जाता है, जिन्हें हम क्रॉनिक विलाई बोलते हैं, ठीक है। ये सब रटने वाली चीज़ें मैंने तुम्हें इसमें क्या ही समझा सकती हूँ, ठीक है। तो तुम्हें आफ्टर ऑल ये सब चीज़ें पढ़नी ही पड़ेंगी। देखो इम्प्लांटेशन के बाद फिंगर लाइक प्रोजेक्शन अपीयर होता है ट्रोफोब्लास्ट में, जिसे हम क्रॉनिक विलाई बोलते हैं, जो कि यूटरीन टिश्यूज और मेटरनल ब्लड से जो है वो सराउंडेड रहता है। जो क्रॉनिक विलाई और यूटरीन टिश्यूज होते हैं वो एक दूसरे के साथ इंटरडिजिटेटेड बन जाती है। क्रॉनिक विलाई प्लस यूटरीन टिश्यूज फॉर्म्स द इंटरडिजिटेटेड विद ईच अदर और एक स्ट्रक्चरल और एक फंक्शनल यूनिट बना लेती है between the developing fetus and the maternal body, that is known as your placenta, ठीक है। प्लेसेंटा क्या है, जब तुम्हारे यूटरीन टिश्यूज प्लस क्रॉनिक विलाई एक दूसरे के इंटरडिजिटेटेड बन जाते हैं, वो एक फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट बना लेते हैं, दैट इज नोन एज योर प्लेसेंटा। ये जो है ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स को प्रोवाइड करता है, रिमूव करता है CO2 के एक्सक्रीटरी वेट को। बेसिकली ये तुम्हारे ट्रांसपोर्ट के लिए बहुत ज़्यादा काम आता है, ठीक है। मटेरियल प्रोड्यूस्ड बाय द एम्ब्रियो, और प्लेसेंटा जो है वो फीटस से कनेक्टेड होता है। देखो प्लेसेंटा भी तो फीटस से कनेक्टेड होगा, सो प्लेसेंटा इज कनेक्टेड टू द फीटस थ्रू द अम्बिलिकल कॉर्ड। कौन सी कॉर्ड, अम्बिलिकल कॉर्ड से इट इज कनेक्टेड, विच ट्रांसपोर्ट्स ऑल द सब्सटेंसेस, ठीक है, जो कि सारे सब्सटेंसेस को ट्रांसपोर्ट करता है। प्लेसेंटा जो है वो एंडोक्राइन टिश्यू की तरह एक्ट करता है और सेवरल हार्मोन्स रिलीज करता है, जैसे कि ह्यूमन क्रॉनिक गोनाडोट्रोफिन HCG हो गया, HPL हो गया यानी कि ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, और रिलैक्सिन हो गया। ये सिर्फ प्रेगनेंसी के टाइम पे ही हार्मोन्स रिलीज किए जाते हैं। तीनों के नाम तुम्हें अच्छे से याद होने चाहिए। बाकी एस्ट्रोजन, प्रोजेस्ट्रोजन, कॉर्टिसोल, थायरॉक्सिन, और उसके बाद तुम्हारा क्या था रिलैक्सिन और प्रोलेक्टिन, कॉर्टिसोल, थायरोसिन, इन सब का लेवल जो है बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, बिकॉज अगेन इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू कैरी आउट द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज बोथ इन द फीटस एंड द मेटरनल बॉडी, क्योंकि मेटरनल बॉडी में बहुत सारी चेंजेस हो रहे हैं, तो उसके लिए तुम्हें बहुत सारी एनर्जी और बहुत सारी चीज़ें चाहिए होंगी, इसलिए इन एंजाइम्स का जो है सिक्रीशन इन हार्मोन्स का बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। अब जो इनर सेल मास है वही जो एम्ब्रियो है वो डिफरेंशिएट होगा इनटू आउटर लेयर कॉल्ड एक्टोडर्म, इनर लेयर कॉल्ड मेसोडर्म, एंड इनर मोस्ट लेयर कॉल्ड एंडोडर्म, मिडल लेयर कॉल्ड मेसोडर्म, ठीक है। अब हम बात करते हैं तुम्हारा, तो यही जो लेयर्स होती हैं दीज गिव राइज टू ऑल द टिश्यूज एंड द ऑर्गन्स, ठीक है। तो जो इनर सेल मास होता है इनमें स्टेम सेल्स होते हैं, यही जो है ऑर्गन्स वगैरह को राइज देते हैं। 1 मंथ की प्रेगनेंसी के बाद बेबी का हार्ट फॉर्म होता है, ठीक है। 2nd मंथ के बाद जो है एंड में लिम्स एंड डिजिट्स फॉर्म्स होते हैं। 3rd मंथ के एंड में क्या होता है, 3rd मंथ यानी कि 12 वीक्स यानी कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर, बिकॉज 9 मंथ होते हैं, 3 में डिवाइड करेंगे, 3 सेमेस्टर्स हो गए, तो फर्स्ट सेमेस्टर इज 3 मंथ, दैट इज योर 9-12 वीक्स, ठीक है। इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स फॉर्म्स होते हैं जैसे कि लिम्स हो गए, डिजिट्स हो गए, एक्सटर्नल जेनिटेलिया हो गया। 5th मंथ के एंड में जो है तुम्हारा क्या कहते हैं मूवमेंट ऑफ फीटस देखा जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है 6th मंथ यानी कि 2nd सेमेस्टर 24 वीक में जो है तुम्हारा बेबी की बॉडी में फाइन हेयर्स वगैरह, आईलिड सेपरेट हो जाती हैं, आईलैशेस बन जाती हैं, एंड बाय द एंड ऑफ 9 मंथ जो फीटस होता है वो कम्प्लीटली डेवलप हो जाता है एंड इट इज रेडी टू गेट द मतलब वो रेडी टू डिलीवर हो जाता है। पार्चुरेशन यानी कि डिलीवरी ऑफ द बेबी पे आ जाते हैं। देखो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देंगे पार्चुरेशन क्या होता है, डिलीवरी ऑफ द बेबी, ठीक है। सो ये टर्म्स तुम्हें टर्मिनोलॉजीज अच्छे से याद होनी चाहिए। वी हैव कम टू द सेकंड मोस्ट टॉपिक, सेकंड लास्ट टॉपिक, सो लेट्स जस्ट कंप्लीट इट। पार्चुरेशन यानी कि डेवलपिंग ऑफ द फीटस इज नोन एज पार्चुरेशन। दिस इज इंड्यूस्ड बाय अ कॉम्प्लेक्स न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म, ठीक है। क्या होता है
कॉम्प्लेक्स न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म, प्लेसेंटा जो है वो एक माइल्ड यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन रिलीज करता है, क्योंकि जब वो फुल्ली प्रिपेयर हो जाता है ना बेबी, तो उसके बाद प्लेसेंटा एक माइल्ड यूटेराइन मतलब ऐसे खिंचाव सा पड़ता है फीमेल को, ठीक है। उससे क्या होता है, इसे हम फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स बोलते हैं, फीटल का बाहर को निकलने का इजेक्शन रिफ्लेक्स बोलते हैं, ठीक है। दिस विल ट्रिगर द रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन फ्रॉम द मैटरनल पिट्यूटरी, जो मैटरनल की पिट्यूटरी ऑर्गन होती है, वहां से तुम्हारा ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा। ऑक्सीटोसिन एंड रिलैक्सिन आर स्पेशली रिलीज ड्यूरिंग द डिलीवरी ऑफ द बेबी। याद रखना, ऑक्सीटोसिन कहीं नहीं लिखा है तो रिलैक्सिन को टिक कराना, ठीक है। ऑक्सीटोसिन जो है वो फर्दर एक्ट करता है यूटरीन मसल्स पे, ठीक है। कौन से मसल्स पे एक्ट करेगा, मियोमेट्रियम पे एक्ट करेगा, ठीक है। एंड स्टिमुलेट्स द एक्सेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीटोसिन, और ज्यादा ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है। तो यूटरीन कॉन्ट्रैक्शन एंड ऑक्सीटोसिन कॉन्ट्रैक्शन बनाते रहता है और स्ट्रॉन्ग होते रहते हैं, एट द एंड जो है बेबी फाइनली गेट्स एक्सपेल आउट ऑफ द वेजाइना। सर्विकल कैनाल, जिसे हम बर्थ कैनाल बोलते हैं, वहां से बेबी एक्सपेल आउट हो जाता है। दैट इज बेसिकली नोन एज योर नॉर्मल डिलीवरी, ठीक है। तो उसके बाद पार्चुरेशन बोलते हैं। न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म में क्या होता है, कॉर्टिसोल, एस्ट्रोजन, ऑक्सीटोसिन, ये सारे जो है इनमें इंक्लूड होते हैं। अब आ जाते हैं लैक्टेशन, दैट इज द लास्ट टॉपिक ऑफ चैप्टर, दैट इज कि जो मेमरी ग्लैंड्स होती है, मेमरी ग्लैंड्स याद है, ग्लैंडुलर टिश्यूज, एल्वियोलाई, ल्यूमेन कैविटी, मिल्क सिक्रीट, मेमरी टिब्यूल्स, ये सब जाके ना एक बार पीछे से रिवाइज कर लेना, वरना तुम्हें याद नहीं रहेंगी ये सारी चीजें। जो मेमरी ग्लैंड्स होती है फीमेल की, दैट अंडरगोस डिफरेंशिएशन ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के टाइम पे ही मेमरी ग्लैंड डिफरेंशिएशन करती है एंड स्टार्ट प्रोड्यूसिंग द मिल्क, ठीक है। मिल्क प्रोड्यूस करती है टुवर्ड्स द एंड ऑफ द प्रेगनेंसी बाय द प्रोसेस कॉल्ड लैक्टेशन। जो ये मिल्क प्रोडक्शन वाला टाइम पीरियड होता है, दैट इज नोन एज योर लैक्टेशन। लैक्टेशन में जो मिल्क प्रोड्यूस होता है, इट इज रिच विद द कोलेस्ट्रम, कोलेस्ट्रम क्या होता है, हाई IgA एंटीबॉडीज इसके अंदर प्रेजेंट होती है, क्योंकि जितने भी वायरस होते हैं, सब होते हैं, ये सब बच्चे को जो है प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। उसके बाद जो ब्रेस्ट फीडिंग होती है वो हमेशा रिकमेंड की जाती है, बिकॉज ये एंटीबॉडीज इनके जो इनिशियल मिल्क होता है उसमें प्रेजेंट होती है। सो बच्चों, विद दिस वी आर डन विद द एंटायर चैप्टर। आई होप यू लाइक्ड इट, एंड इफ यू लाइक इट देन प्लीज डू हिट द लाइक बटन। अभी कर दो, जाओ अभी हिट कर दो। दैट्स ऑल फॉर दिस चैप्टर। देखो 15 मिनट भी नहीं हुए होंगे आई गेस। देखो 12 मिनट में मैंने पूरे तुम्हारे 4 टॉपिक्स कंप्लीट कर दिए। इससे बाहर तुमने कुछ नहीं पढ़ना है। नीट में जितनी एक्स्ट्रा चीजें पढ़ रही हो वो वहीं तक सीमित रखना। पंतनगर के साथ में सब मत करना, बिकॉज बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। जिन्होंने ऑलरेडी एक बार दिया उनको पता होगा कि इतना कुछ टफ नहीं आता है। जस्ट यू नीड टू हैव योर कॉन्सेप्ट्स क्लियर, दैट्स ऑल। एनसीईआरटी से बाहर कुछ नहीं पढ़ना है। दीज नोट्स आर मोर देन इनफ। यू विल बी गेटिंग दीज नोट्स ऑन माई टेलीग्राम ग्रुप, जो कि ऑलरेडी वहाँ पे प्रेजेंट होंगे। सो दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन। आई होप यू लाइक इट, एंड इफ यू like it then please do like, subscribe and share to Streamline with Ikman. That's all for this session. So till there, tata, bye bye. ठीक है.